Welcome students. In this video we are going to discuss about banker customer relations. So the relationship between a banker and a customer is summarized here. The first category here is the general relationship and B category is of special relationship. देखिए जो एक साधारण रिलेशनशिप है एक बैंकर और कस्टमर में दैट इज ऑफ अ डेटर एंड अ क्रेडिटर, लेनदार और देनदार का, ठीक है जी। एंड स्पेशल रिलेशनशिप जो है वो है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का, प्रिंसिपल एजेंट, मॉर्टगेजी मॉर्टगेजर, लेजी लेजर एंड अदर रिलेशंस। अब एक एक करके हम इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नाउ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप इज अ जनरल रिलेशनशिप, और जनरल रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था डेटर एंड क्रेडिटर का है एक बैंक और एक कस्टमर में। देखिए जो डेटर है, डेटर इज अ देनदार, किसी भी देनदार को आप क्रेडिटर कहते हैं और लेनदार को क्रेडिटर कहा जाता है, ठीक है जी। सो डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप एक रियल रिलेशनशिप है एक बैंकर और कस्टमर में। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट्स की। देखिए डिपॉजिट्स के केस में जब एक कस्टमर बैंक के पास अपने सरप्लस फंड्स डिपॉजिट कर देता है, ऐसे में जो बैंक है वो डेटर बन जाता है, देनदार बन जाता है, और जो कस्टमर है वो क्रेडिटर बन जाता है, लेनदार बन जाता है, ठीक है जी। क्योंकि कस्टमर ने जो बैंक के पास पैसा रखा है वो कभी ना कभी बैंक को वापस करना पड़ेगा कस्टमर को, दैट इज व्हाई बैंक इज नोन एज डेटर इन दिस केस। सिमिलरली अगर हम बात करें लोन या ओवरड्राफ्ट की, लोन या ओवरड्राफ्ट में क्या है कि जो कस्टमर है वो बैंक से लोन लेता है, ऐसे में जो कस्टमर है वो डेटर बन जाता है क्योंकि आने वाले टाइम में ये लोन वापस करना है कस्टमर ने बैंक को, दैट इज व्हाई डेटर बिकम्स अ कस्टमर बिकम्स अ देनदार एंड बैंक बिकम्स अ लेनदार। सो यहाँ पे इस केस में जो रिलेशनशिप है वो रिवर्स हो जाता है। दिस इज द डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक। अब जब हम डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन से स्पेशल फीचर्स हैं जो देखने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट फीचर इज डिमांड फॉर पेमेंट इज नेसेसरी। अब देखिए जब एक कस्टमर एक बैंक के पास अपना मनी डिपॉजिट करता है तो बैंक को ये पैसा कस्टमर को रिटर्न करना है, आज नहीं तो कल। तो क्या बैंक अपने आप ही आपको आपका पैसा वापस कर देगा? नो, आपको डिमांड करनी पड़ेगी बैंक से। जब तक आप बैंक से वो पैसा नहीं मांगोगे तब तक बैंक आपको आपका पैसा वापस नहीं करेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई डिपॉजिट के केस में। लेकिन अगर हम लोन की बात करें, जब बैंक आपको लोन देता है, क्या ऐसे में बैंक भी आपसे पैसा मांगेगा, लाओ मेरे लोन का पैसा, लाओ मेरी किस्त का पैसा दो? नो। जहां पे लोन की बात है वहां पे जो बैंक है वो कस्टमर से अपना जो पैसा है वो डिमांड नहीं करता। सो यहाँ पे हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जहां पर जो कस्टमर है वो बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करता है तो बैंक तब तक कस्टमर को वो पैसा वापस नहीं देगा जब तक कस्टमर बैंक से डिमांड फॉर मनी नहीं करेगा। The second feature is demand must be made only at proper place. Now what is a proper place? जिस बैंक के साथ आपका अकाउंट है आपको उसी ब्रांच में जाकर आपको अपना पैसा डिमांड करना है। Demand must be made only at proper time. Now what is a proper time? Proper time means banking hours. जो बैंकिंग आवर्स हैं आप उन्हीं में जाकर अपना पैसा डिमांड कर सकते हैं, बैंकिंग आवर्स के बाद नहीं। डिमांड मस्ट बी मेड इन प्रॉपर मैनर। नाउ व्हाट इज अ प्रॉपर मैनर? आप किस तरह से अपना पैसा डिमांड करते हैं बैंक से? आप चेक के थ्रू या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप अपना पैसा
वापस मांगते हैं बैंक से, डिमांड करते हैं बैंक से। आप ऐसे ही जाकर बैंक को नहीं कह देते लाओ जी मेरा पैसा वापस करो, आपको एक प्रॉपर प्रिंटेड चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही बैंक से अपना पैसा डिमांड करना होता है। दीज आर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। Now the second category of relationship is special relationship, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का। देखिए जो कस्टमर है वो कभी ना कभी बैंक के पास अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएबल्स या फिर सिक्योरिटीज बैंक की सेफ कस्टडी में डिपॉजिट करता है। तो ऐसे में जो बैंक है दैट एक्ट्स लाइक अ ट्रस्टी एंड द कस्टमर इज अ बेनिफिशियरी। सो एज अ ट्रस्टी जो बैंक की ड्यूटी है वो ये है कि बैंक में जो भी लॉकर्स हैं उनका ध्यान रखे, उनका टेक केयर करे, उनको सेफ गार्ड करे, प्लस जो लॉकर में रखे हुए कंटेंट्स हैं, जो लॉकर में रखे हुए वैल्यूएबल्स हैं, उनको सेफ गार्ड करना भी बैंक की ड्यूटी है एज अ ट्रस्टी। बैंकर एक्ट्स एज अ ट्रस्टी ऑफ चेक और बिल टिल इट इज नॉट कलेक्टेड। मान लीजिए आपने बैंक के पास कोई चेक जमा करवाया है और ये चेक बैंक ने आगे आपके कस्टमर से कलेक्ट करना है। ये चेक जब तक बैंक कलेक्ट नहीं कर लेता तब तक इस चेक को सुरक्षित रखना किसकी ड्यूटी है? बैंक की ड्यूटी है। चेक या बिल जब भी कलेक्शन के लिए आप बैंक के पास भेजते हो, तो जब तक वो चेक या बिल कलेक्ट नहीं हो जाता तब तक बैंक एक्ट्स लाइक अ ट्रस्टी एंड कस्टमर एक्ट्स लाइक अ बेनिफिशियरी। The second point here is the relationship of principal and agent. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की बात हम फंक्शंस में भी कर चुके हैं। जब हम फंक्शंस ऑफ बैंक डिस्कस करे थे उस टाइम पे हमने एजेंसी रिलेशनशिप के बारे में बात करी थी। वही पॉइंट्स हम यहाँ पर दोबारा से डिस्कस करेंगे। नाउ जब भी जो कस्टमर है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है बैंक को, इन दैट केस जो कस्टमर है दैट एक्ट्स लाइक अ प्रिंसिपल। और क्योंकि जो बैंक है वो कस्टमर के बिहाफ पे, कस्टमर की इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है, सो बैंक एक्ट्स लाइक एन एजेंट। सो कस्टमर इज अ प्रिंसिपल एंड बैंक एक्ट्स लाइक एन एजेंट। सो एज एन एजेंट जो बैंक है वो अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? बैंक एज एन एजेंट कस्टमर के बिहाफ पे कस्टमर की पेमेंट्स कलेक्ट करता है या फिर कस्टमर के बिहाफ पे कस्टमर की टैक्स की पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की पेमेंट, इस तरह की पेमेंट्स को करता है। Another function of bank as an agent is to sell and purchase the securities. कुछ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स अगर आप इंस्ट्रक्ट करो बैंक को परचेज करने के लिए या फिर बेचने के लिए, तो बैंक एज एन एजेंट आपका वो काम कर देता है। Another function here is remitting money. आपके इंस्ट्रक्शंस पे जो बैंक है वो आपका पैसा रेमिट कर सकता है किसी और पर्सन को थ्रू NEFT, RTGS एंड द लाइक। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आपके इंस्ट्रक्शंस पर जो बैंक है वो फॉरेन करेंसी को परचेज या सेल कर सकता है। Third point here is the relationship of mortgagee and mortgager. Now, जब भी जो कस्टमर है वो बैंक से लोन लेता है, तो कस्टमर को बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, कुछ सामान गिरवी रखना पड़ता है बैंक को कस्टमर को बैंक के पास, तभी बैंक बदले में कस्टमर को लोन देता है। तो व्हाट इज अ मॉर्टगेज? मॉर्टगेज में क्या है? ये जो सिक्योरिटी है दैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। जब भी लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर मशीनरी या फिर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी विच इज इमूवेबल वो कस्टमर बैंक के फेवर में एग्जीक्यूट करता है एज अ सिक्योरिटी, या फिर कोई ऐसे कागजात, किसी प्रॉपर्टी के ऐसे कागज जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और बदले में जो बैंक है वो कस्टमर को इस सिक्योरिटी के बदले में लोन देता है, ऐसे केस में
जो बैंक है that becomes a mortgager. Bank becomes a mortgagee and customer becomes a mortgager. फाइन. सो जब भी बैंक कस्टमर को लोन देता है और बदले में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी अपने पास रखता है, तो आप कहते हैं कि कस्टमर ने बैंक को मॉर्टगेज की है अपनी वो प्रॉपर्टी. ऐसे में कस्टमर इज नोन एज अ मॉर्टगेजर एंड बैंक इज नोन एज अ मॉर्टगेजी. Next type of special relationship is that of a lessor and a lessee. Lessor and lessee कब होते हैं ये लोग? जब भी आप बैंक के पास लॉकर में सेफ कस्टडी में कोई भी अपने वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स या ऑर्नामेंट्स या आर्टिकल्स बैंक के पास रखते हैं, तो एक तरह से कस्टमर बन जाता है लेजर एंड बैंक बन जाता है लेजी. और बैंक की ये ड्यूटी है कि उसके पास लीज पे रखी गई इन सब चीजों का ध्यान वो रखे. अदर रिलेशनशिप्स में आपका आता है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, जहां पे जो बैंक है वो एज अ मर्चेंट आपको फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर एडवाइस प्रोवाइड करता है. मान लीजिए कि कौन से प्रोजेक्ट में आपको एंटर करना चाहिए, आपके बिहाफ पे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी बैंक चेक कर देता है, या फिर आपके बिहाफ पे अंडरराइटिंग करता है आपके शेयर्स की. आपको अपने सिक्योरिटीज मार्केट में फ्लोट करनी है, उसमें बैंक हेल्प करता है. सो ये सब सर्विसेज एज अ मर्चेंट बैंक कस्टमर को प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट टॉपिक इन कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप इज द स्पेशल फीचर्स. अब क्या स्पेशल फीचर्स हैं कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप के, ये आप डिस्कस कर सकते हैं अंडर टू हेडिंग्स, दैट इज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. देखिए, कुछ बैंकर के राइट्स हैं इस रिलेशनशिप के अंडर और कुछ बैंकर के ऑब्लिगेशंस हैं. कुछ उसके हक हैं बैंकर के, कुछ उसके कर्तव्य हैं. सिमिलरली कस्टमर के भी कुछ राइट्स हैं बैंक के ऊपर और कुछ उसकी भी ड्यूटीज हैं जो उसको बैंक के लिए फुलफिल करनी है. अब बैंकर के राइट्स क्या हैं कस्टमर के ऊपर? राइट ऑफ जनरल लियन एंड राइट टू चार्ज इंटरेस्ट कमीशन एटसेट्रा, ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में. ऑब्लिगेशंस क्या हैं? चेक्स को ऑनर करना, अटैचमेंट, wrongful dishonor and maintaining the secrecy of accounts, and the duties of the customer is to repay loans and to pay bank's charges. So let's discuss these points one by one. Now what are the rights of a banker? अगर हम rights की बात करें तो the very first right of a banker is of general lien. अब lien का मतलब क्या है? Lien means किसी की प्रॉपर्टी को जब्त करना, किसी की प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास रखना इज नोन एज लियन. ठीक है जी. अब जो कस्टमर है, कस्टमर का क्या सामान बैंक के पास पड़ा है? कस्टमर के डिपॉजिट्स पड़े हैं बैंक के पास, पैसा पड़ा है बैंक के पास. क्या जो बैंक है वो इन डिपॉजिट्स के ऊपर अपना पोजेशन, राइट टू रिटेन कर सकता है? यस, कर सकता है. इन केस अगर कस्टमर ने बैंक से कोई लोन लिया है और कस्टमर उस लोन को वापस नहीं कर पा रहा इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेड रिमाइंडर्स, तो ऐसे में जो बैंकर है वो कस्टमर के डिपॉजिट अकाउंट्स को कस्टमर को देने से मना कर सकता है जब तक कि कस्टमर बैंक के लोन का पैसा वापस ना कर दे. दिस इज नोन एज लियन. लियन मीन्स राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी. कस्टमर की प्रॉपर्टी को रिटेन करने का हक इज नोन एज लियन. और वो ऐसा बैंक कब तक कर सकता है? कस्टमर की प्रॉपर्टी को रिटेन बैंक कब तक कर सकता है? क्या अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए? नो. जब तक कस्टमर बैंक का पैसा, बैंक का जो डेट है, बैंक का जो उधार है वो वापस नहीं कर देता, तब तक बैंक कस्टमर के डिपॉजिट्स के ऊपर अपना हक जता सकता है. लेकिन एक बार अगर ये डिपॉजिट्स बैंक के हाथ से निकल गए तो ऐसे में बैंक लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता. तो जब तक ये डिपॉजिट्स या फिर ये सिक्योरिटीज बैंक के कब्जे में है, बैंक के पोजेशन में है, सिर्फ तभी तक जनरल लियन का राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है. मान लीजिए गलती से
बैंकर के पास से ये डिपॉजिट्स या ऐसी सिक्योरिटीज या फिर ऐसे वैल्यूएबल्स जो कस्टमर के रखे हुए थे बैंक के पास, मान लीजिए वो गलती से बैंक की पोजीशन से निकल जाते हैं, तो जो बैंक का जनरल लियन का जो राइट है वो बैंक के हाथ से निकल जाएगा। तो जो लियन है वो दो तरह की होती है, दैट इज पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन क्या है? जब आप किसी स्पेसिफिक टाइप का लोन लेते हो और उसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अपनी बैंक के पास छोड़ देते हो, दैट इज नोन एज पर्टिकुलर लियन। मान लीजिए आपने उधार लिया था 1 लाख का और उस 1 लाख के बदले में आपने 1 लाख का हार बैंक के पास रख दिया था। तो ऐसे में बैंक सिर्फ पर्टिकुलर लियन के अंडर बैंक सिर्फ ज्वेलरी ही रिटेन करके रख सकता है। आपके बैंक अकाउंट्स में जो पैसा पड़ा है उसको रिटेन नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट इज नोन एज पर्टिकुलर लियन। एंड व्हाट इज जनरल लियन? जनरल लियन में मान लीजिए आपने लोन लिया है 1 लाख का और बदले में आपने ज्वेलरी तो रखी है 1 लाख की, लेकिन साथ ही साथ आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो भी बैंक के पास पड़े हैं। तो ऐसे में बैंक इन डिपॉजिट्स के ऊपर भी हक जता सकता है, ना सिर्फ ज्वेलरी के ऊपर, आपके डिपॉजिट्स को भी रिटेन कर सकता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज जनरल लियन। सो जब आप स्पेसिफिक लोन लेते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ चीज गिरवी रख के, ऐसे में बैंक का पर्टिकुलर लियन रहेगा। और जहां पर कस्टमर लोन लेता है विदाउट एनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है जहां पे ये लिखा गया हो कि सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी ही रिटेन करी जाएगी, वहां पे बैंक आपके डिपॉजिट्स को भी रिटेन कर सकता है। दिस इज नोन एज जनरल लियन। सो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे बैंक अपना ये जनरल लियन वाला राइट एक्सरसाइज कर सकता है? आपने बैंक के पास कुछ बिल्स और चेक्स जमा करवाए थे कलेक्शन के लिए कि मेरे ये जो बिल्स और चेक्स हैं ये मेरे बिहाफ पे मेरे कस्टमर से कलेक्ट कर लेना। क्या कस्टमर इन चेक्स के ऊपर या इन बिल्स के ऊपर जो बैंक है वो जनरल लियन कर सकता है? यस, कर सकता है। इन चेक्स या बिल्स का पैसा कलेक्ट करके बैंक अपने पास रख ले, दिस इज नोन एज जनरल लियन। तो ऐसे बिल्स और चेक्स के ऊपर जो बैंक है वो जनरल लियन एक्सरसाइज कर सकता है जब तक आप बैंक के लोन की रीपेमेंट ना कर दो। सेकेंड इज ऑन द फंड्स डिपॉजिटेड विद द बैंकर। आपने बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे जमा करवा रखे हैं, आपके बैंक अकाउंट के पैसे के ऊपर जनरल लियन एक्सरसाइज कर सकता है बैंक। बैंक कहेगा ये पैसा मैं आपका तब तक वापस नहीं दूंगा जब तक आप मेरा लोन वापस नहीं कर देते। इन केस ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, आपकी है ABC फर्म, कोई ABC फर्म है आपकी और उस ABC फर्म का आपने अकाउंट मेंटेन कर रखा है किसी बैंक के साथ, और साथ ही साथ जो 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, इन्होंने अपना पर्सनल अकाउंट भी यहां पर खुलवा रखा है इस बैंक के साथ। तो मान लीजिए इस पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन लिया है बैंक से और ये पार्टनरशिप फर्म बैंक का लोन वापस करने में नाकामयाब है। तो ऐसे में जो बैंक है वो ना सिर्फ ABC फर्म का अकाउंट जब्त कर सकती है, बल्कि A, B और C के जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उनके ऊपर भी लियन एक्सरसाइज कर सकती है। Another point here is if there should not be any agreement to the contrary. कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो कि इसके अगेंस्ट हो। एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी मतलब इसके उलट कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो ऐसे में बैंक जनरल लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब कहाँ जो बैंक है वो जनरल लियन का अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता? जो आपने अपने कुछ वैल्यूएबल्स रखे हैं सेफ वर्ल्ड्स में, लॉकर्स में, अगर आपने कुछ अपने वैल्यूएबल्स रखे हैं उसके ऊपर बैंक जनरली एन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस से बैंक के पास रखे हैं, इसलिए यहाँ पे जनरली एन का राइट एक्सरसाइज नहीं हो सकता। अगर आपने बैंक के पास कोई मनी डिपॉजिट करवाया है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक के पास 10,000 रुपए जमा करवाए हैं
ट्रैवलर्स चेक बनाने के लिए या फिर ड्राफ्ट बनाने के लिए, तो इन 10,000 के ऊपर बैंक जनरल लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। सिक्योरिटीज लेफ्ट विद द बैंक इनएडवर्टेंटली मतलब गलती से, एक्सीडेंटली, अगर आपने अपनी कोई सिक्योरिटीज बैंक के पास छोड़ दी हैं या फिर रह गई हैं आपसे बैंक के पास, तो ऐसे सिक्योरिटीज या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बैंक जनरल लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। या फिर लियन ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, जबरदस्ती आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स या आपके कुछ वैल्यूएबल्स बैंक ने जब्त कर लिए हैं फोर्स के साथ, तो ऐसे में ऐसे चीजों के ऊपर बैंक जनरल लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। हम कर रहे हैं राइट्स ऑफ बैंकर। इन राइट्स ऑफ बैंकर में हमने पहला राइट किया है जनरल लियन का राइट। और जनरल लियन में हमने क्या किया कि जहां पर कस्टमर बैंक से लिए गए उधार को वापस करने में नाकामयाब रहता है, ऐसे में कस्टमर के द्वारा किए गए कुछ भी अमाउंट डिपॉजिटेड को बैंक जब्त कर सकता है। दिस इज द राइट ऑफ जनरल लियन। द सेकेंड राइट ऑफ अ बैंकर इज राइट टू चार्ज इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा। अब बैंक जो है वो इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज करता है? आपने कोई लोन लिया है बैंक से, लोन के आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। कमीशन कब चार्ज करेगा? आपने बैंक से कुछ सर्विसेज ली हैं, ऐसी सर्विसेज के ऊपर बैंक कमीशन चार्ज करेगा। मान लीजिए आपने बैंक से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिस्काउंट करवाया है, तो ऐसे में बैंक आपसे कमीशन चार्ज करता है। ऐसी और कई सर्विसेज हैं जो आप बैंक से लेते हैं, बैंक उनके ऊपर कमीशन चार्ज करता है। तो अब तक हमने बात करी कि बैंकर के जो हक हैं वो क्या है, राइट्स क्या हैं। अब बैंकर के ऑब्लिगेशंस क्या हैं, क्या कर्तव्य है बैंकर के टुवर्ड्स अ कस्टमर। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू ऑनर कस्टमर्स चेक। कस्टमर जब भी अपने अकाउंट में चेक लगाए तो बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कस्टमर के उस चेक को ऑनर करे, पेमेंट करे उस चेक की जब जब वो चेक प्रेजेंट किया जाए। और अगर कस्टमर के बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स हैं, मान लीजिए कस्टमर के अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए हैं और कस्टमर ने चेक लगाया है 15,000 का, तो ऐसे में चेक हो जाएगा डिसऑनर। क्या ऐसे में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई? नो। लेकिन अगर बैंक अकाउंट में पैसा 10,000 था, कस्टमर ने चेक लगाया था 5,000 का और बैंक की नेग्लिजेंस या फिर मिस्टेक की वजह से ये जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, तो ऐसे में बैंक इज लायबल टू पे द चार्जेस टू द कस्टमर। सो द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज कि जब जब जो कस्टमर है वो चेक प्रेजेंट करे बैंक में और कस्टमर के बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स हैं, तो बैंकर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कस्टमर के चेक को ऑनर करे। क्या कंडीशंस है यहाँ पर चेक को ऑनर करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए कस्टमर के अकाउंट में। सेकेंडली जो चेक है वो करेक्ट होना चाहिए। अब चेक की करेक्टनेस कैसे होगी? चेक के ऊपर डेट प्रॉपर होनी चाहिए, पेई का नाम करेक्ट होना चाहिए, जो अमाउंट है इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स वो आपस में मैच करने चाहिए, जो कस्टमर के सिग्नेचर्स हैं बैंक के पास वो मैच करने चाहिए चेक के साथ। सो अगर चेक करेक्ट है तो ऐसे में बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कस्टमर के चेक को ऑनर करे। प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द चेक। अब देखिए जो चेक है, जो चेक का एक प्रिंटेड फॉर्मेट हर बैंक ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, वो उसी चेक के ऊपर आप रिक्वेस्ट करोगे पेमेंट के लिए। आप अपना ही कोई चेक या अपना ही कोई फॉर्म नहीं भर के लेकर जाते, आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द चेक यूज करना पड़ता है। वही चेक आपको बैंक में प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आपका जो चेक है वो ऑनर होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल बार। लीगल बार में आपका वो 3 मंथ्स वाली कंडीशन आ जाएगी। जो चेक की वैलिडिटी है, सिंस वो 3 मंथ्स है, तो जो आपका चेक है वो 3 मंथ्स पुराना नहीं होना चाहिए, वरना इट विल बी कॉल्ड अ स्टेल चेक। और जो स्टेल चेक्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिसऑनर हो जाते हैं। तो 3 महीने पुराना चेक नहीं होना चाहिए और प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए चेक की।
प्रॉपर जहाँ प्रॉपर बैंक में और प्रॉपर फॉर्म में जो चेक है वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए बैंक को इन प्रॉपर वर्किंग आवर्स, तभी जो बैंक है वो लाइबल होगा, ऑब्लाइज्ड होगा टू ऑनर द कस्टमर्स चेक। और क्या ड्यूटी बनती है बैंकर की? अंडर इनकम टैक्स एक्ट बैंक की ये ड्यूटी बनती है कि अगर कस्टमर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स की पेमेंट नहीं करता, टैक्स की पेमेंट में किसी तरह का कोई डिफॉल्ट करता है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर बैंक को ये ऑर्डर कर सकता है कि कस्टमर के अकाउंट को सीज कर ले। कस्टमर के अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है, कस्टमर के बैंक अकाउंट में जो भी डिपॉजिट का अमाउंट है वो कस्टमर को तब तक ना दे जब तक इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऑर्डर ना हो जाए। सो यहाँ पर जो कस्टमर का बैंक अकाउंट है वो अटैच हो जाएगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक इज रॉन्गफुल इन केस ऑफ रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। मान लीजिए कि बैंक के किसी एम्प्लॉय की मिस्टेक या फिर लापरवाही की वजह से जो कस्टमर का बैंक है वो डिसऑनर हो जाता है, तो ऐसे में बैंक की लाइबिलिटी है कि वो कस्टमर को कॉम्पनसेट करे फॉर एनी इंजरी टू हिज क्रेडिट। सीक्रेसी ऑफ अकाउंट, आपके अकाउंट की किसी भी तरह की जानकारी बैंक किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकता। आपके अकाउंट्स की सीक्रेसी मेंटेन करना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कभी कभी आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन बताना बैंक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बैंक आपके अकाउंट की सीक्रेसी मेंटेन करके रखता है, लेकिन ये कुछ केसेस हैं जहां पर बैंक को आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर लॉ, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, गिफ्ट्स एक्ट के अंडर, प्रॉपर्टीज एक्ट के अंडर, अगर ऑर्डर हो तो बैंक आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन अंडर लॉ इन अथॉरिटीज को प्रोवाइड कर सकता है। सेकेंड पॉइंट हियर इज व्हेन द कस्टमर गिव्स हिज कंसेंट। कभी कभी कस्टमर खुद चाहता है कि उसके अकाउंट की इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को दे दी जाए, तो अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को प्रोवाइड करवा सकते हैं, आपकी कंसेंट हो अगर तो, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। कभी कभी जनहित में बैंक आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन थर्ड पर्सन्स को प्रोवाइड कर सकता है। नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द कस्टमर? ये तो हमने बैंकर की ड्यूटीज और राइट्स कर लिया। अब कस्टमर की ड्यूटीज क्या हैं? कस्टमर की ड्यूटी है कि अगर कस्टमर ने बैंक से किसी भी तरह का कोई उधार ले रखा है तो उस उधार को प्रॉपर टाइम पे पे करे, उस उधार के ऊपर जो भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट बनती है उसको टाइम पे रीपे करे। सेकेंड ड्यूटी क्या है कस्टमर की? कि किसी भी तरह के कोई बैंक चार्जेस हैं, फॉर एग्जाम्पल कमीशन या फिर इंटरेस्ट या फिर ऐसे कोई भी बैंक चार्जेस जो बैंक चार्ज करता है, उनको पे करना कस्टमर की ड्यूटी है। सो दिस इज ऑल इन कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप।